नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय 2 में वर्णों के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम अध्याय 3 में शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। शब्द विचार में इनके शब्दों के बताना कि इनको क्या कहते हैं हम। तो जैसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो पहला चित्र है ये कमल का है। ये आपको दिखाई दे रहा है, कमल के फूल का है। ये दूसरा चित्र अनार का है। भाई आप जानते हैं इन सबको आप, तो ये आप बताइए, लिखिए भी कमेंट में कि ये क्या है। तो ये कमल है, ये अनार है, और ये तीसरा चित्र किसका दिखाई दे रहा है, आप मुझे ये भी बताइए। ये तीसरा चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहा है? आप इन सभी चित्रों को किस नाम से उच्चारित करते हैं, उच्चारण में लेते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? जूता बोलते हैं। जो आप पैरों में पहनते हैं ये जूता है। और ये यहाँ पे चौथा जो चित्र है, ये चौथा चित्र किसका है? हिरण का है। और तीसरा, ये चौथे के बाद पांचवा जो चित्र है ये बच्चों मछली का चित्र है। ये भी आप इनको उच्चारित हम कैसे करते हैं, इन चित्रों को हम उच्चारण में कैसे लेते हैं? तो इसको कमल बोलते हैं, इसको अनार बोलते हैं, इसको जूता बोलते हैं, इसको हिरण, तो ये मछली है। उसी प्रकार से छठे चित्र में इसको सुराही बोलते हैं। सातवें चित्र में ये आपको किस पक्षी का चित्र दिख रहा है, आप जानते हैं? वेरी गुड, ये कोए का चित्र है, कोआ है। और ये आठवें चित्र में किसका चित्र दिख रहा है? तो आप सभी जानते हैं ये एक डॉल यानी गुड़िया का चित्र है। इन सभी चित्रों को हम इनके नाम से, मतलब इनको एक शब्दों के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? उच्चारित करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। इसको कमल बोलते हैं, अनार बोलते हैं, जूता, हिरन, मछली, सुराही, पानी जिसमें ठंडा रहता है सुराही, और ये कोआ, और ये गुड़िया। अब देखिए बच्चों, इनके द्वारा हमें ज्ञान होता है, मतलब जो हम ये शब्दों का उच्चारित करते हैं हम शब्दों से। तो बच्चों ये सब जो हमें ऊपर चित्र दिखाई दिए इन सभी, तो इनके द्वारा हमें क्या क्या ज्ञान होता है? तो उक्त शब्द विभिन्न वर्गों के मेल से बने हैं। वर्गों नहीं, वर्णों। यहाँ पे वर्णों आएगा, मतलब जो वर्ण हैं उनके से मिले हैं। जैसे हम पहले इसमें चलते हैं, जैसे ये क्या है? कमल है। ये किसका है? कमल। तो इसमें वर्ण है क, इसमें क वर्ण है, इसमें म वर्ण है। और आप भी जानते हैं ये व्यंजन है, तो ये अधूरे हैं, इनमें स्वर भी मिला हुआ है, अस्वर मिला हुआ है, और ल है, ये ल से। तो ये क और म और ल, ये जो वर्णों से और पूरा एक शब्द बन गया कमल। अब जैसे इसमें है, इसमें ये फल है, ये इसमें कौन सा है? इसमें एक स्वर है सबसे पहले आगे, आ। तो ये आ, और फिर बाद में, सॉरी, ना। ना पे डंडा लगा हुआ है, आ के बाद, यानी अ, ना, फिर र, अनार, ये वर्ण है। तो ये वर्णों से मिलके पूरा एक शब्द बना अनार। अब ये इसी प्रकार से ये जूता भी, इसी प्रकार से हिरन, मछली, सुराही, कोआ, और ये गुड़िया, ये वर्णों के मेल से ही बच्चों क्या बने हैं? शब्द बने हैं। इनको हम इन्हीं वर्णों के मेल से हमें शब्द बने हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि उक्त शब्दों के द्वारा ऊपर चित्रों की पहचान होती है। हाँ, हम जो ये देख रहे हैं आप, ये कमल, तो ये हमने शब्द बोला, इससे पहचान हो रही है कि ये कमल का फूल है। और उसी अनार से बोलने से ये अनार का फल है। और इसी प्रकार से ये जूता, हिरन, इनकी हमें क्या हो रही है? इन शब्दों से पहचान हो रही है। भाई आप मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं कमल इसको ना बोल के इसको बोल दूं तो आप भी गलत बोलेंगे, नहीं मैडम को तो कुछ नहीं आता, मैम में देखो जो फल है उसको कमल बोल रही है, नहीं ना। हम जानते हैं, हमने ये किया है कि हमने वर्णों को मिला के और इसको बोला ये कमल, ये कमल का फूल है। तो ये शब्द है, और शब्दों से उच्चारित करने से, उच्चारण करने से, बताने से इन शब्दों के आप पहचान पा रहे हैं कि ये कमल है। अब देखिए यहाँ पे, तो शब्दों के जो चित्र हैं ऊपर, उन शब्दों के अर्थ से
जो चित्र हैं वो हमें स्पष्ट हुए हैं। ऊपर के चित्र हमें क्या हुए हैं? स्पष्ट हुए। इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य बनाने में कर सकते हैं। अब वाक्य बनाने में समझ में आ रही है आपको? इसके बाद आपको वाक्य ही बनाना यानी पहले आपको ये समझना है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्ण यानी वर्ण कितने मुख्यतः हमने क्या पढ़े वर्ण में? हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ऐसे ही शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है पूरा। तो शब्दों का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं बच्चों? वाक्य बना सकते हैं। तो इन तीनों विशेषताओं के आधार पर, इन तीनों विशेषताओं के ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको अभी बताए, तो उनको हम शब्द कहते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पे तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा ये होगी कि वर्णों के मेल से बने, ध्यान से समझना, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक, भाई अर्थ भी निकलना चाहिए। कमल का अर्थ निकलता है, कमल है, इस कमल का अर्थ निकलता है, ये कमल का पुष्प है और ये अनार एक फल है, तो ये इनका अर्थ निकलता है, सार्थक है ये। ठीक है, तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक और वाक्य निर्माण में समर्थ, वाक्य निर्माण में समर्थ ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अब आप बच्चों ये ध्वनि की, ये इसकी परिभाषा को आप समझिए शब्द की, कि क्या है? वर्णों के मेल से। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वर्णों के मेल से शब्द बन रहा है, पर शब्द में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली बात तो वो स्वतंत्र सार्थक होना चाहिए, यानी उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, और ऐसी समर्थ ध्वनि, उसमें समर्थ होना चाहिए वाक्य बनाने का, पूरा वाक्य का निर्माण करने का। ठीक है, ऐसी ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। तो आपको शब्द की परिभाषा समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम शब्द और पद के बारे में हम समझेंगे। देखिए, शब्द और पद, शब्द और पद, व्याकरण के विद्यार्थी को शब्द और पद का अभिप्राय व अंतर को जान लेना नितांत आवश्यक है। यानी हम अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम बच्चों को ये, तुम बच्चों को, आप भी हैं और मैं पढ़ा रही हूं, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि शब्द क्या है और पद क्या है। ठीक है, शब्द और पद में क्या अंतर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यही हम जानने वाले हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। प्रत्येक सार्थक वर्ण, समझना, प्रत्येक सार्थक वर्ण, जो सार्थक है वर्ण, उसका समूह स्वतंत्र स्थिति में शब्द कहलाता है। कोई वर्ण है, समझना कहना क्या चाह रहे हैं, कोई वर्ण है और उन्होंने मिलकर एक सार्थक वर्ण बना लिया, सार्थक। ठीक है, तो उस सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णों के समूह को, वर्ण के समूह को सार्थक अर्थ निकल रहा है, अर्थ कोई मतलब निकल रहा है, तो उसे हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? शब्द। बताओ आपको ये चीज समझ में आ गई? आ गई बच्चों? तो ये सार्थक शब्द क्या कहलाएंगे? सार्थक वर्ण समूह। समझ में आ रहा है? सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शब्द। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, अब बात आ रही है पद वाली, यानी हम पद को समझ रहे, तो वो शब्द अब क्या बना रहा है? वाक्य बना रहा है। एक, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको उदाहरण दूंगी, उदाहरण आएंगे अभी नीचे। तो वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, व्याकरण के नियम होते हैं कर्ता कर्म ये सब, मतलब एक तरीके से पूरा वाक्य बनाने के लिए, तो व्याकरणों के नियमों में बंध जाता है, तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पद। तो आपको समझ में आ गया होगा शब्द और पद में अंतर। वर्णों के मेल से शब्द बना, और पद, जो वाक्य बना रहे हैं शब्द, वो पद कहलाते हैं। जैसे कि कमल, अनार, जूता, हिरन, मछली, सुराही, कोआ, गुड़िया आदि स्वतंत्र है। ये शब्द है बच्चों, ये क्या है? शब्द। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अगर जब इनका प्रयोग हम किस में कर लें? वाक्यों में। अब वाक्य बनाएंगे हम इनसे। ठीक है, इनका प्रयोग किस में कर लें? वाक्यों में। तो ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। आपको इस चीज का तो देखिए यहाँ पे हम, एक मिनट, ये देखिए, ये व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं।
ये व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, तब हम इन्हीं शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। ये जो शब्द हैं व्याकरण के नियमों में बंध गए। रुकिए, इसमें थोड़ा सा रेड पेन का यूज करूं जिससे आपको समझ में आए। तो ये देखिए, ये व्याकरण के नियमों में क्या हो गए बच्चों, बंध गए। देखिए अब कैसे व्याकरण के नियमों में बन गए, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, पहला पहला वाक्य कमल है। कमल एक फूल है, ये नियम में आ गया। कमल यहाँ पर यहाँ पे उसका मतलब कमल की विशेषता बताता हुआ कमल यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो ये नियम है, जो हम आगे नियमों को व्याकरणों को एक एक करके पढ़ेंगे वाक्य बनाने के लिए। तो कमल एक फूल है, ये पूरा एक वाक्य है। तो कमल एक फूल है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कमल फूल है भाई। वो फूल की विशेषता नहीं बताई जा रही है, लाल रंग का है, ऐसे भी बोल सकते थे हम, एक वाक्य और बना सकते थे, कमल लाल रंग का फूल है ना, ऐसे भी बोल सकते थे। तो ये कमल एक फूल है, ये एक वाक्य है और ये नियमों में बन गया है, जैसे कमल एक संज्ञा और इस तरीके से फूल उसका बता रहा है। तो कि वो फूल है कि फल है कि क्या है, तो ये सारी चीजें। तो कमल एक फूल है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप अनार एक फल है, तो ये भी एक वाक्य बन गया। कौवा एक पक्षी है, भाई बताया जा रहा कौवा फूल नहीं है, फल नहीं है, वो क्या है, एक पक्षी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरा एक वाक्य बना है। और वाक्य, यही जो वाक्य है जो व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। बताओ ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहां पर अब कमल, अनार, कोआ शब्द ना होकर पद है। अब पूरा एक वाक्य है ये तीनों, तो पद है, क्योंकि कमल, अनार, कोआ काल शब्द ही नहीं है, उसमें काल शब्द नहीं है। मतलब और वाक्य में कर्ता, संज्ञा, वचन आदि व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं। देखो इसमें पूरे में बंधे हुए हैं। कमल एक फूल है, तो मैंने बताया इसमें संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, एक के बारे में बताया जा रहा है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, पूरा एक के बारे में, तो एक वचन के बारे में बताया जा रहा है। तो कर्ता भी लिया जा रहा है, कर्ता आपका यहाँ पे कमल ही है, भाई कार्य करने वाला कर्ता होता है, पर यहाँ पे तो वो जो संज्ञा होती है वही हमारा का कर्ता। तो ये इस तरीके से कर्ता, कर्ता, संज्ञा, वचन, ये सब आदि व्याकरणों के नियम है। और इनमें बंध के ये क्या हो रहा है, एक वाक्य बना है, कौआ एक पक्षी है, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएंगे, शब्द नहीं कहलाएंगे उस समय, ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, पद। तो चलिए, आपको अब ये अंतर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। अब हम आगे बच्चों ये देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। अब हमें शब्दों, हम जबकि शब्द विचार कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि शब्दों को किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, किस आधार पे वर्गीकरण करें। तो ये हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे है, शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से होता है, जिनमें निम्न 4 प्रकार के वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये हम 4 प्रकार के वर्गीकरण ले लेते हैं एक साथ। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 4 वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो उनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पे हुआ है, सॉरी रचना के आधार पे, यानी उनकी व्युत्पत्ति के आधार पे। तो ये रचना के आधार पे है। दूसरा, उनकी उत्पत्ति के आधार पे, उद्गम कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। और फिर अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण है, और प्रयोग के आधार पे। हम ये चारों पढ़ेंगे, चारों आधार को समझेंगे। तो रचना व्युत्पत्ति के आधार पे बच्चों, रचना व्युत्पत्ति के आधार पे इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यही, आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, किनके आधार पे, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग। ठीक है। अब देखिए रचना, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद।
हम शब्दों के भेद कैसे करेंगे? रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी हिंदी भाषा के शब्द हैं उन्हें 3 भागों में, अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो देखिए यहाँ से इनकी रचना हुई है, इनकी व्युत्पत्ति यहाँ से हुई है। ये आपको दिख रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द। पहला जो है ऋण शब्द, यानी कि ऋण शब्द हैं यहाँ पे। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी उसको यानी पुराने, उसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। ये शब्द क्या है? एक तरीके से स्थिर या निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। ये तो इसी तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे शब्द जो रूढ़िवादी यानी बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको हम ऐसे का ऐसे ही प्रयोग करेंगे। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द में क्या होता है? योग, योग करके होता है, मतलब जोड़ के होता है। दो शब्दों को जैसे जोड़ दें, हम दो शब्द हैं और उन्हें हम क्या कर दें बच्चों? जोड़ दें, तो एक नया क्या बन जाता है? नया मतलब एक नया शब्द बन के आता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और यहाँ पे योग ऋण शब्द, यानी वो यौगिक भी है, आपको दिख रहा होगा, यौगिक भी है और ऋणी भी है, पुराना भी है, तो ऋणी भी है और उन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं और रूढ़ शब्द जिनको आप तोड़ नहीं सकते, वो ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण में ले लूं, घर। अब घर अपने आप में 2 अक्षर यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है। अब वो जो शब्द है घर, आप उसको तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसा हो गया? ऋण शब्द हो गया। कैसा हो गया? ऋण। तो वो उसको ऋण शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द में क्या होता है? दो दो शब्दों के मिलकर, मतलब शब्दों से मिलकर है ना, एक नया शब्द बनता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। तो ये क्या हो गया? विद्या अपने आप में सार्थक है, विद्या एक शब्द हो गया एक अलग, और आलय एक अपने आप में शब्द हो गया। विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स उसमें आश्रय। तो विद्यालय यानी जहां पर ज्ञान का, जो ज्ञान का आश्रम है, जहां ज्ञान मिलता है, वो विद्यालय कहलाता है। तो वही है कि दो शब्दों के से दोनों शब्दों के मिलने से क्या बना है बच्चों? एक नया शब्द बन गया। उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। और योग ऋण यानी कि मिलके भी बना है पर वो पुराना है। जैसे अभी मैं आपको इनकी परिभाषा समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखो बच्चों, यहाँ पे ऋण शब्द की परिभाषा को समझिए। ऋण शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, वे शब्द जो अन्य किसी के मेल से नहीं बनते हैं और जिनका कोई सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब आप इनको तोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है ये? वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने, यानी आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनके तोड़ने पर कोई सार्थक आपको टुकड़ा नहीं मिलेगा, तो तोड़ नहीं सकते, तो वे ऋण शब्द कहलाते हैं, ऋण शब्द। और ये शब्द किसी के लिए स्थिर या निश्चित होते हैं, यानी रूढ़ होते हैं। ये निश्चित हैं बिल्कुल कि ये इनको ऐसे ही एग्जिट पूरा का पूरा ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा पूरी तरीके से। तो इन्हें हम मूल शब्द कहते हैं, क्योंकि आप इनको क्या है, किसी और शब्दों के साथ जोड़ नहीं सकते, ये मूल शब्द कहलाएंगे। तो जैसे कि घर, पुस्तक, आप, कल, कब, क्या, देश, यहाँ, वहां, ये रूढ़ शब्द हैं। तो बताइए ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कौन से हैं? वे सार्थक, देखिए मैं यहाँ पे, वे सार्थक शब्द जो कोई सार्थक शब्दों के मेल से बना है। अब आ रहा है समझ में? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले को क्या बोलेंगे हम? यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी बात का ध्यान रखना है, दो सार्थक शब्द मिलके, उनका मेल मिलके, कई भी हो सकते हैं, दो नहीं तो कई भी हो सकते हैं, मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। हम इनका क्या कर सकते हैं बच्चों? सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है। देवदूत, देव प्लस दूत,
देव, देवता लोग, दूत, ठीक है, तो देव प्लस दूत, तो देवदूत। मृगराज, मृग माने हिरन, तो मृग राज, मृग प्लस राज। और स्नान गृह, स्नान प्लस घर, तो स्नान घर, ठीक है। और अनपद, अन्न प्लस पद, बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, जो राष्ट्र है, राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का पति, तो वो राष्ट्रपति। तो ये बताइए, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि यौगिक शब्द कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे जो बच्चों दो सार्थक शब्दों, दो हो या दो से ज्यादा हो, सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो। इसमें आप देखें, रूढ़ शब्द में मिलके नहीं बना है और यौगिक मिलके बना है। आते हैं तीसरा, योग रूढ़ी। योग रूढ़ी, अब इसमें दोनों ही होंगे, दोनों मिक्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे, वे सार्थक शब्द जो यौगिक तो हैं, समझना, जो यौगिक तो हैं, अर्थात दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए स्थिर या ऋण हो जाता है। मतलब दो, दो से मिला तो है, दो शब्दों से मिलकर तो बना है, या दो से ज्यादा भी शब्दों से मिलकर बना है, वो भी सार्थक शब्दों से। पर लेकिन पर्टिकुलर मतलब कि उनका प्रयोग, उनका प्रयोग क्या होगा बच्चों? उनका प्रयोग एक निश्चित हो गया है। अब क्या हो गया है? निश्चित हो गया है, निश्चित वस्तु के लिए स्थिर या रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग ऋण कहते हैं। अब ये उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि चारपाई। अब चारपाई शब्द है, चार प्लस पाई, जिसके चार पैर हो, चार प्लस पाई। तो ये कैसा बना है आप देख रहे होंगे, ये एक यौगिक शब्द है कि नहीं है? पर लेकिन आप भी जानते हैं कि चारपाई को चारपाई बोला जाता है, कुछ और तो बोल नहीं सकते। और वो उसके लिए क्या हो गया है बच्चों? शब्द निश्चित हो गया है, वो रूढ़ हो चुका है, तो चारपाई, ठीक है। जबकि शाब्दिक दृष्टि से हर चार पांव वाले को चारपाई कहना चाहिए। देखो, ये एक शाब्दिक दृष्टि से, हाँ, ये इसी लाइन के लिए कि चारपाई हम केवल जो खाट होती है हमारे घर में, जो खटिया होती है, खाट होती है, हम उसके लिए बोलते हैं चारपाई। वो तो इसका मीन्स जो है चारपाई का चार पैर वाला, चारपाई का मीन्स क्या होता है? चार पैर वाला। तो चार पैर वाली तो कुर्सी भी होती है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं चारपाई, बोल सकते हैं कि नहीं? पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर क्या हो गया है बच्चों, वो एक शाब्दिक अर्थ हो गया है, किसकी दृष्टि से? वो चारपाई के लिए, यानी वो खटिया के लिए एक तरीके से शब्द बन गया है कि इसको चारपाई ही बोलेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि योग रूढ़ी क्या होते हैं, जिसमें यौगिक शब्द होता है, दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बना है, पर कुछ चीजों के लिए वो क्या हो गए? रूढ़ हो गए हैं, परंपरावाद हो गए हैं, यानी उन्हें हम वो ही बोलेंगे, उन्हीं नाम से बोलेंगे। जैसे चारपाई है, तो खाट को हम चारपाई ही बोलेंगे। तो कुर्सी वुर्सी को हम चारपाई नहीं बोलते हैं। तो निश्चित वस्तु के लिए रूढ़ हो चुका है, जबकि शाब्दिक दृष्टि से हर चार पांच, पांच वाले को, चार पांव वाले को, सॉरी, हर चार पांव वाले को चारपाई कहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं, जैसे कुछ और भी शब्द हैं चारपाई के अलावा। चिड़ियाघर, चिड़िया प्लस घर दोनों से मिलके बना है, पर चिड़ियाघर हम और किसी जगह को नहीं बोलते। चिड़ियाघर एक फेमस हो गया, एक ही जगह के लिए फेमस हो गया, जहां पे चिड़ियाएं बहुत सारी आती है, वो तो चिड़ियाघर हो गया। और जलज, जलज है, जलज हो गया, जलज कमल को बोलते हैं। दशानन रावण को बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं दो से मिलके दशानन, दस प्लस आनन, यानी जिसके सिर हैं, आनन है 10, आनन मतलब सिर हैं जिसके 10, तो है ना, वो दशानन है रावण। तिपाई, और यहाँ पे जलद, जलादि, पंकज आदि, ये सारे जो वर्ड हैं, ये जितने भी शब्द हैं, सॉरी बच्चों, ये जितने भी शब्द हैं, ये योग ऋणी कहलाते हैं। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए, हम यहाँ पे उत्पत्ति, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे शब्दों का भेद। तो देखिए बच्चों, क्लास थोड़ी सी ऊपर हो रही है, ठीक है, 30 मिनट की हो गई है आज। एक पार्ट में मैं आपको यहां तक समझाती हूँ,
पहला मैंने आपको पार्ट समझा दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो पार्ट है 4 भागों में बटा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो ये छोटी-छोटी 30-30 मिनट की जो क्लास है, आप ज़रूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हिंदी पूरी ग्रामर की क्लास है, तो आप ज़रूर इसको देखिए और सीखिए, हिंदी व्याकरण को समझिए। पहला हमने वर्णों को समझा, शब्दों पे विचार कर रहे हैं, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, दशानन, जलज, तिपाई और ये इस तरीके से जल्दी ये पूछा जाता है कि यौगिक शब्द कौन से, योग रूढ़ी शब्द कौन से, रूढ़ शब्द कौन से, तो आपको इनका ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे शब्द के भेद, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे थैंक यू। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए हमेशा।